साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। आज 27 सितंबर 2020 रविवार के दिन पश्चिम बंगाल काउंसिल का दूसरा राज्य अधिवेशन में आप सभी का स्वागत है। और ये कार्यक्रम हम लोग आज इस कोरोना काल में बहुत कम लोगों को साथ में लेकर कर रहे हैं, जिससे कि कोरोना के नियमों का पालन हम लोग कर सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। तो आइए, कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह से है, उसमें आपका स्वागत है। जय भीम, जय भारत, जय। कोरोना काल में हम लोगों ने एक छोटा सा ही कार्यक्रम, जबकि ये राज्य स्तरीय राज्य सम्मेलन, लेकिन इसको एक छोटे रूप में हम लोग आज करने जा रहे हैं। आप सभी लोग पश्चिम बंगाल राज्य के स्टेट कन्वेंशन में आप उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी लोगों को साधुवाद, बहुत बहुत हार्दिक राष्ट्रीय संविधान गीत। तन मन धन अर्पण हो, राष्ट्रहित में तर्पण, आसे तु हिमाचल हो हम, करते हैं सब प्रण, 10 दिशा में बढ़े निरंतर, क्रांतिमय विज्ञान चरण, लोकतंत्र हो भारत का, क्रांतिमय विज्ञान चरण, समान अवसर हर व्यक्ति को, ऐसी दृष्टि हो धारण, भारतीय संविधान का उद्देश्य हमारा चिरस्मरण, भारतीय संविधान चिरस्मरण, चिरस्मरण, इसके वजह से हम लोग सीमित संख्या में, कम संख्या में सोशल डिस्टेंस को मानते हुए और हर तरह से कोरोना के लिए मानते हुए हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और पिछली बार हम लोग कार्यक्रम किए थे, पहला राज्य अधिवेशन कलकत्ता में बहुत धूमधाम से मनाए थे, करीब 300 लोग उसमें उपस्थित थे। तो उस तरह से इस बात नहीं हो रहा है, लेकिन कोशिश करें कि जब कभी होगा इससे कई गुना ज़्यादा संख्या में लोग करेंगे। तो सबसे पहले आज स्टेज से यहाँ से हमको अनुमति मिला है कि आप यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आप कार्यक्रम का जो बांसे पर जो संगठन है, इसका प्रस्तावना आपको पढ़ना है। तो इसका प्रस्तावना पढ़कर ही बोला जाता है, इसलिए मेरे पास कुछ का लिखा हुआ जो प्रस्तावना है, क्योंकि बांसे किस उद्देश्य से बना है, क्यों ये बांसे बनाया गया, मानव कांतिरा में स्थापना क्यों की, इसको अगर नहीं जानेंगे तो समझ नहीं आएगा। इसको जानना बहुत जरूरी है। आते हैं विषय पर ज़्यादा देर नहीं करते हैं, उसको पढ़ते हैं और आपको ध्यान लिखा है। बाबा साहब ने कहा था कि सामाजिक क्रांति के बगैर राजनीतिक क्रांति संभव नहीं। बाबा साहब का यही कथन बांसे के निर्माण की बुनियाद, पूरे अम्बेडकरी आंदोलन का अंतिम लक्ष्य सामाजिक परिवर्तन का है, राजनीतिक परिवर्तन का नहीं। और बांसे किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाया गया। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि बांसे राजनीति के खिलाफ है या उसे राजनीति से परहेज है। बांसे की यह मान्यता है कि समाज परिवर्तन के लिए राजनीतिक सत्ता एक साधन के तौर पर मूल निवासी बहुजनों के हाथों में होना अत्यंत जरूरी है। कि जंगल या झाड़ में अब तक तू सोया हो
जंगल या झाड़ में अब तक तू सोया होता, अगर न भीम होते तो क्या होता, अगर न भीम होते तो क्या होता। डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर तो बन गए, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर तो बन गए, जाने अपना समाज छोड़ किसी रंग में रंग गए। मिलता न पढ़ने को मिलता, न कलेक्टर तू होता, अगर न भीम होते तो क्या हाल क्या होता, अगर न भीम होते तो क्या हाल होता। मिली चेहरे पे रौनक खुशी की जिंदगी है, मिली चेहरे पे रौनक खुशी की जिंदगी है, घर में सोफे पे मलमल चमकती बिजली है। आज हम लोग सब लोग इस प्रकाश में हैं कि बाबा साहब की ही देन है। तो मिली चेहरे उठ बूटना, पहनते सूट बूटना, पॉकेट में कलम होता, अगर न भीम होते तो क्या हाल होता, अगर न भीम होते तो क्या हाल होता। जंगल या झाड़ में अब तक तू सोया होता, अगर न भीम होते तो क्या हाल होता। और मैं शिक्षा की ही विषय देकर बोलूँ कि आज की शिक्षा का व्यवस्था और ठीक आजादी के पहले की शिक्षा की व्यवस्था दोनों में आकाश पाताल का फर्क हो गया। हमारी जो शिक्षा नीति जो है बाबा साहेब बनाए थे, तो उस शिक्षा नीति पर जो हम चले, चल जो आगे बढ़े, इस जनरेशन का जो ब्राह्मणवादी या मनोवादी सोच है, सोच नहीं सकते थे ये बच्चा अगर इस शिक्षा के चलते इतनी आगे इतने जल्दी निकल जाए। आज हम इस स्तर पर हैं या इस जगह पर या इस ऊंचाई पर है, तो वहां से अपने विपक्ष को चक्कर दे सकते हैं। हर बात हर विषय पर तर्क के साथ अगर वो उठे हम नहीं सकते। तो आज ये आन पड़ी कि हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन, ठीक है। ये शिक्षा नीति जो वर्तमान 2020 में हुई है, इससे पहले 2011 में भी हुई, 1976 में भी हुई। शिक्षा का परिवर्तन 1976 से शुरू हो गया। कहीं लोग समझ में आ गया कि एक SC OBC और माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं इनको रोका नहीं जा सकता। तो जिसका जैसा सोच होता है उस से अपने आप को इम्प्लीमेंट करते गया। लास्ट तक 2011 में देखा कि अब लोगों को रोका नहीं जाता। आने वाला दिन में किसी भी तरह की सुप्रीम को नहीं कर सकता। तब इन लोगों ने एक नीति बनाई और शिक्षा को वैश्वीकरण कर दिया, यानी व्यवसायीकरण कर दिया। कारण क्या है? कारण है शिक्षा तो हमारा बढ़ा, लेकिन सामाजिक स्तर जिस स्तर से बढ़ना चाहिए या आर्थिक स्थिति जिस तरह से बढ़नी चाहिए वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। आज की शिक्षा व्यवस्था जो शुरू हो रहा है या होने जा रही है, उसमें हमारे कितने लोग टिकेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। कहीं फिर हम उसी जगह तो नहीं आ जाएंगे जहां से हमको पढ़ने का अधिकार नहीं मिला था। ये रूप दूसरा होगा, लेकिन बात वही है कि पढ़ने का अधिकार आपको नहीं दिया है। रूप क्या होगा? आपके पास पैसा नहीं होगा, आप उस शिक्षा स्तर को नहीं पहुंच पाइएगा कि आप उसका कंपटीशन आप कर सकें, उसका प्रतियोगिता में आप उतर सकें। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना का आपदा है, इस आपदा में सरकार का अपना सारा काम चालू है, सिर्फ हमारा प्रतिरोध बंद किया गया है। हम प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं, और हम यदि प्रतिरोध के लिए कई इकट्ठा होते हैं, चाहे सामाजिक मूल्य बनाकर डिस्टेंस बनाकर यदि हम प्रतिरोध करते हैं, तो सरकार के पास एक कानून है जिसका नाम है राष्ट्रद्रोह मुकदमा। तो ये राष्ट्रद्रोह मुकदमा है। हम लोगों को एक चीज़ को समझना होगा कि सरकार के जितने काले कानून हैं, सरकार के पास
पास जितनी पावर है उसका गलत यूज उसका हमारे खिलाफ में किया जा रहा है। और कहीं न कहीं इसके लिए हमारे जो प्रतिनिधि जो हमारा वोट लेकर के हमारे समाज के लोग जो सुरक्षित क्षेत्र से गए हैं, हमारे ओबीसी के समाज के लोग गए हैं, आज बीजेपी में वो लोग हट गए तब सरकार दी जाएगी। ये सरकार माओवादियों के बल पर नहीं टिकी हुई है, ये सरकार आपके नेताओं के बल पर टिकी हुई है। मास्टर साहब बता रहे थे कि 130 तो सिर्फ हमारे SC/ST के और ओबीसी के नेता हैं। तो ये जो आज हट जाते हैं कल मोदी गिर सकते हैं, लेकिन हमारे लोग जो है किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश, लालचवश या किसी भयवश इस सरकार को टिकाए हुए हैं। और सरकार का जो है इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रहा है। पिछले मोदी का ही नहीं, मास्टर साहब जैसे बता रहे थे, पिछले 70 साल का इस देश का राजनीतिक तैयारी है कि वैज्ञानिक सोच पैदा न हो। दे दिया कि चाहे बात किचन से लेकर आराम जगह से कि मैं क्यों ना पहले किचन से स्टार्ट करूँ। मतलब वो जो बेड व्यवस्था है, तो बेड व्यवस्था हमारा तो घर में ही देखने को मिलता है। जो जिसका घर में दबदबा है, जिसका घर में आड़त चलता है वो ब्राह्मण है, जिसका दबदबा है वो क्षत्रिय है, जो पूरा परिवार के अर्थव्यवस्था को या मतलब देख रेख करता है वो बनिया मतलब वैश्य है, और जो उस चक्की में पिसाता है वो शूद्र है। वहीं से और वर्ग और वर्ण, तो वर्ग जो है वो तो पिघलता है, लेकिन वर्ण ठोस है, वो पिघलने वाला चीज नहीं है। और रही बात शिक्षा नीति की, तो शिक्षा नीति तो उद्देश्य ही था बहुत पहले से। हमारा सिलेबस भी उसी तरह का है, बच्चे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि अगर दूसरा जगह से पढ़ेंगे कहीं तो मार्क्स कम आ जाएंगे, और जो सिलेबस है उसी को पढ़ेंगे। और वो था ही साक्षर बनाना, अर्थात पढ़ने लिखने आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो करने का मतलब यही है। और जैसे हमारी बहनें हैं, तो बाबा साहब ने भी कहा था कि अगर नारी गुलाम तो बच्चे गुलाम, बच्चे गुलाम तो परिवार गुलाम, परिवार गुलाम तो समाज गुलाम, और समाज गुलाम तो राष्ट्र गुलाम। तो ये गुलामी की जो सिलसिला कड़ी है वो यहीं से स्टार्ट होती है। यहीं देखने में आ रहा है हमारी आधा वर्ग की आबादी 1, 2, 3, 4 और बस इतने लोगों में, तो कम से कम जितने लोग हैं तो उतनी तो होनी चाहिए। तो घर में फंसा के आए होंगे कि मतलब आप इतना काम मेंटेन करके रखो, तब तक हम मीटिंग में से आते हैं। तो यही काम वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे उपस्थित दीदी के बारे में सर जी ने बताया कि अकेले चल देती हैं, तो हमारे कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा कि सिंहों की नहीं लेहड़ी, हंसों की नहीं पात, लालों की नहीं लोहरियां, संत न चले जमा। तो अकेले जाने में क्या है, तेजाज ने भी कहा कि हम कब मानेंगे कि हमें स्वतंत्रता हासिल हो गई है, जब हमारी महिलाएं आधी रात को भी घूम के अपने घर में सुरक्षित आ जाएंगी। बहुत अच्छा। तो सारी बातें तो हमको यही मिल जाती है। शिक्षा नीति क्या बदलेगी, किधर की बदलेगी, कौन बदलेगा, वो तो देखने को ही मिलता है। और प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण देना है, सब दिख रहा है ऐसे। तो यही है, हमारे बंधुओं की भी यही धंधा है, ये लोग भी इसी में माहिर। हमारे पति महोदय हम सोचे कि थोड़ा आएंगे यहाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आज रेस्ट है, आज हम सोएंगे, आप जाएंगे। हम आ गए, अपना टाइटल बदल दिए। और हम लोग को इस बताया गया कि जो अपने नाम के बाद कुमार से लिखता है, अपने टाइटल नहीं लिखता, उसको जानते थे कि हमारे बहुजन के लोग हैं। लेकिन आप देखिए कि जब कहीं जाइएगा, जब ये सवर्ण लोग हैं, ये सवर्ण लोग अपने नाम को छुपा लेते हैं और वो मिश्रा जी, दुबे जी, तरपांडे जी, झा जी सबके नाम को संबोधन करते हैं। और हमारे लोग क्या करते हैं कि अपने नाम के बाद कुमार लिखते हैं, अपना टाइटल छुपा देते हैं। और जब टाइटल छुपा लेते हैं, कोई IEP से है छुपा लेते, हम जानते हैं कि बहुजन के लोग हैं पहचान। तो ये जो हमारे लिटरेट थे, यही बाबा साहब को अभी तक यहाँ तक लेकर आए। अगर ये जो लिटरेट व्यक्ति है, जो जिसका ऊपर सारा भारत अधिनियम का लाभ लिया,
उसने बाबा साहब को छुपा दिया। और आज हम जो परिस्थिति हमारे है, जिस परिस्थिति में खड़ा है, ये परिस्थिति हमारे जो लिटरेट व्यक्ति हैं, जो शिक्षित व्यक्ति हैं, ये इसका दायी वो लोग हैं, जिसे कारण आज हम यहाँ पे हैं कि सरकार का सरकार आ रही है, लेकिन हमारा सुनने वाला कोई नहीं। आज तक 345 तो चीफ जस्टिस बना सुप्रीम कोर्ट में CJI, उसमें मात्र 5 जो है हमारे समाज से बना है। सब जगह इन्हीं का कब्जा है। और सवर्ण के समझ लीजिए कि वर्ण व्यवस्था, थोड़ा सा संक्षेप समझा दो, वर्ण व्यवस्था क्या है। जैसे अगर कोई दुबे है तो तिवारी में विवाह होता है, उनका रोटी बेटी संबंध है, चौबे में होगा, पांडे होगा, मिश्रा होगा, इस तरह से गोल व्यवस्था है उनका। उस तरह अगर कोई क्षत्रिय समाज से आते हैं, उसमें तोमर है, भोतलिया, कुशवाहा, समंतीय, परिहार, चौहान, ये लोग गोल व्यवस्था इस तरह से है। उस तरह अगर वैसे जाए 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो यह लोग वैसे में जाए तो वैसे टाटा, बिरला, बजाज, बंका, डालना, सिंघानिया, इस तरह से रोटी बेटी संबंधित होगा इस तरह से। और शूद्र अगर है तो शूद्र का जाति व्यवस्था इस तरह से सीढ़ी हुआ 6743 जाति है, OBC में है, और SC ST ये सब मिला के 1000 के आसपास। और इसमें भी 7 उपजातियां हैं, 6743 में जोड़ लिए 6000 को, 7 से 42,000 जाति में डिवाइड है। बाबा साहब ने कहा कि एक संविधान का आर्टिकल 330, 332 और 15 16 4 में सब एक जगह ला दिए। ऐसे SC ST और OBC सबको एक जगह बाबा साहब ला दिए, जाति को तोड़कर। लेकिन फिर हम लोग क्या है, फिर अब जाति विभक्ति पे जा रहे हैं। द ग्रेट जमात, ग्रेट मुसाफ। आए सारे अतिथियों को सेवाचार नमस्कार। हमारे बीच उपस्थित सगाजन, मूल निवासी, आपको भी नमस्कार। और खासकर ये संचालक समिति के रामजीत राम, विनोद भाई, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब समय समाज को जोड़ने का प्रयत्न करते रहते हैं। हार्दिक दिल से धन्यवाद। तो यहाँ हमें बोलने का मौका मिला, बड़ा आनंद लगा कि एक चीज ऐसा है कि मैं गोंड आदिवासी से बिलोंग करता हूँ। हमारी आदिवासी समाज में जातिगत व्यवस्था चलती, जातिगत व्यवस्था। तो हमारे अपने गोंड जाति में 750 लगभग होता है, और कुल मिला के देश भर में आदिवासी जातियाँ 700 से ऊपर है। ये 700 से ऊपर जातियों का ये रूढ़ी परंपरा, जो कि आज से सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष पहले जो परंपरा थी, वो परंपरा लेकर आज भी हम लोग चल रहे हैं। इसका उदाहरण देखने को मिलेगा आपको छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उन सब साइडों में जो 10 स्टेट है, वहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ सबसे आश्चर्य की है बात कि आदिवासी समाज हिंदू होता नहीं, आदिवासी समाज हिंदू नहीं है। सरकार इसके पीछे भी लगी है, जबरदस्ती हिंदू। आपको बता दें कि इसके अगले बार तक सेंसस जो होता था, वो सेंसस में 8 हेड होते थे। एक हिंदू के लिए, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये चले गए। 2 होता था अदर्स, और एक होता नॉट नोन, पर हम नहीं जानते। तो हम लोग अपने समाज के लोग, चूँकि आदिवासी का कोई कॉलम नहीं था, तो अन्य में हम लोग टिक मारते थे। सरकार को ये अगले बार इलेक्शन में ये हिट्स लग गई, ये सारे आदिवासी एक हो रहे हैं, हो सकता है कि ये हिंदुओं से निकल जाए, अलग हो जाए। तो इन्होंने 2021 में जो सेंसस होने वाला, इसमें से 2 साढ़े 8 ना रहेगा बांस, ना बचेगा बांसुरी। अब हमको 6 में से किसी एक को चुनना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इनमें से चुनना है। जबकि देश भर में आबादी हमारी 18 करोड़ से ऊपर है। आदिवासियों की आबादी देश भर में 18 करोड़ से ऊपर है, और ये जैन 1.7 यानी कि 1 करोड़ समथिंग है। इनको दिया गया है धर्म को, लेकिन वो हमको दिया है, वो आपने धर्म। इसके लिए लड़ाई हम लोगों ने 5 वर्ष पहले शुरू कर दी थी, वो शुरुआत हमने किया। आदिवासी धर्म कोड की लड़ाई हमने ही शुरू किया था। आज वो लड़ाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सरकार पूरा खड़ी हुई है कि हम आपको देंगे। और हम लोग तो इस
मुसीबत में हम लोग फंसे हुए हैं कि सेंसस का बहिष्कार करना ही होगा, हम लोग करेंगे। तो ये रही हमारी जातिगत व्यवस्था। और हमारी देश भर में गौंड समाज की अकेले 14 स्टेट है, 14 स्टेट से हर साल सालाना नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है। उस कॉन्फ्रेंस में लगभग नहीं तो 80,000 से 1 लाख लोगों का चुनाव होता है। हमारे समाज के MP भी हैं, वो लोग कुछ फंड देते हैं, दे रहे हैं, फंड दे देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन समाज के पीछे कभी खड़ा नहीं होता है। वो जब खड़ा होते हैं तो बात बन जाता है, एक बार चला जाता है बीजेपी के पीछे, एक बार चला जाता है कांग्रेस के पीछे। तो हम लोग अब बीच में रहते हैं, कभी इसको पकड़ के अपना काम निकलवाते हैं, कभी उसको पकड़ के काम निकलवाते हैं। ये स्थिति हमारी समाज की। हम ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को चला रहे हैं जिनका क्या सही है और क्या झूठ है ये मेरे को समझ में नहीं आया। 22 मार्च को कोरोना का प्रभाव इस देश में पड़ा और दूसरे दिन हम लोग देख रहे हैं कोरोना को हराएंगे, कोरोना पर विजय पाएंगे, ये बोल कर हमारे प्रधानमंत्री ने और उनके चमचे जो चैनल हमारे हैं, बीजेपी नहीं बोलते हैं आजकल, मोदी जी यही वक्तव्य है चैनलों का। कल आज पॉजिटिव केस करीबन 1 करोड़ हो गए, 1 करोड़ हो गए। और परसों का मैं देखा हूँ 95,000 लोग रोज। कितना महान हमारे प्रधानमंत्री जी ये हमको सोचना है। और मुद्दों पर मुझे जाना है, दो ही चीज हमारे यहाँ है। और एक राज्य में, मैं आंध्र प्रदेश का हूँ, भले मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, आज हमारे आंध्र प्रदेश में कोरोना में 3 नंबर में है। पहले हम देखे महाराष्ट्र को, दिल्ली को, उनका स्वयं राज्य प्रधानमंत्री जी के, गुजरात को, राजस्थान को। लेकिन धीरे धीरे क्या देखें, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जिस राज्य में हम हैं वहां भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो कितना विजय पाए हैं इसका अंदाज हम लोग लगा ही ले रहे हैं, और कितना हम लोग कोरोना को भगाए हैं ये भी अंदाज लगाए हैं। मैं समझता हूँ करोड़ों लोग एक राज्य से उन अन्य राज्य जाकर अपना खाना का व्यवस्था बहुत सुंदर करते थे। मैं जानता हूँ, मैं कई राज्य घूमता हूँ, इसका अनुभव है। यूपी बिहार के लोग आंध्रा में कई इलाकों में जहाँ एक व्यक्ति को दिनवाना 6 से लेकर 8 तक दिनवाना देना, ऐसी परिस्थिति वहां लोग नौकरी के लाखों में। आप कर्नाटक चले जाइए या आपका तमिलनाडु चले जाइए, आंध्रा तेलंगाना चले जाइए, बहुत बस्ती में है, बंगाल से भी इलाकों में चले गए। एक सर्वे में देखा हूं कि केरल में 30% बंगाली निवास करते हैं। जब कोरोना का प्रभाव पड़ा, लोग भय से अपने गांवों में आने का प्रयास किए और आज रास्तों में कितने लोग मर गए इसका कोई हिसाब नहीं है। यह कोरोना का प्रभाव कि इस देश के प्रधानमंत्री का प्रभाव, मैं समझता कि शनि लग गया हमारे देश को। वाह, सही बात। बंगाल वाले का रिपोर्ट क्या है कि 13 लाख हमारे बांग्ला भाषा अन्य राज्यों से आए। यूपी के मुख्यमंत्री का कहना है 25 लाख, बिहार का 20 लाख। इस तरह का हम लोग जो पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोग ग्रहण किए, वो लौटे, उनको आज खाने की व्यवस्था नहीं। और घोषणा कर दिए हमारे प्रधानमंत्री जो बाहर के राज्यों से आए उनको हम आर्थिक मदद करेंगे। तो 5,000 करोड़ की घोषणा कर दिए, अब तक 2,000 करोड़ का भी मुआवजा उनको नहीं मिला। ये हमको रेशम मिलता है, भारत सरकार से क्या मिल रहा है? रेशम मिल रहा है।
यही उनकी मदद भारत सरकार के पास है। आर्थिक रूप में कोई मदद नहीं है। और ये जो कोरोना कब तक चलेगा ये कौन बोल सकते हैं, ये कोई बोलने वाले नहीं है। ज़्यादा मैं वक्त नहीं रखूंगा, थोड़ा ही बोला हूँ। तो ये कोरोना का प्रभाव इस देश में जैसा हुआ, अब कितने लोग और हमारे भाई बहनें बच्चे बन जाएंगे, इसकी कोई